बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले आप लोगों को मुबारक हो, पूरी कौम को बल्ले का निशान। कौम को मैंने पहले भी कहा था कि हत्ती खान के मजबूत हाथों में ब्लेड बल्ले का जितनी मर्जी मरतबा लेते रहें वो खींच के निकाल लेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, प्लेटलेट्स गिरने का टाइम शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने साथ जोड़ लिए, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है या नहीं। कल इनका बड़ा अहम इजलास है, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। बैरिस्टर गौर ने वार्निंग दी है कि 15 मिनट के अंदर हमें अगर सर्टिफिकेट ना मिला तो हम भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। नून लीग की इंतखाबी मुहिम कैंसिल होने की इतलात है। टिकटों का मामला बड़ा संगीन हो गया क्योंकि बल्ला भी आ गया है और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को बाय रखने की फरमाइश है, वरना लंदन वापसी है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी सीट एडजस्टमेंट से इनकार कर दिया कि हम कोई इंतखाबी तावन नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की ए टीम का बी टीम से झगड़ा शुरू। मुज़ाहिर नकवी साहब के इस्तीफे के बाद अब दूसरा कौन सा जज इनकी रेंज में आ चुका है, उस पर मैं आपको तफसील बताता हूँ। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की लिस्ट भी मौजूद है, लेकिन अब उसमें कुछ तब्दीलियाँ आपको नजर आएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पे चलाऊँ, ना चला सका तो मेरी वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा। कनाडा में इंसानी हकूक़ के मामले पर और इलेक्शन की शफाफियत के मामले पर कनाडा की हुकूमत ने, हाउस ऑफ कॉमन ने इमरान खान के हक में करारदाद मंजूर हुई और कनाडा पहला मुल्क बन गया इस पे इलेक्शन पे बात करने वाला इंसानी हकूक़ के मामले पर। बलोच तलबा के लापता केस में भी बड़ा मामला है, वो भी आज बताता हूँ आपको। कागजात नामजदगी का जो मामला है वो टॉप लीडरशिप के बाद अब जो नीचे बाकी सब है उनकी मंजूरी नामजदगी हो रही है, मामला चल रहा है, उस पर भी तफसील आपको देता हूँ। लेकिन अब जो यूक्रेन में अमन इत्तहादियों की खुफिया मीटिंग हुई, ये बड़ा अहम मामला है। बदकिस्मती से बैरूनी दुनिया के हालात पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और यूक्रेन आप जानते हैं एक बहुत बड़ा मसला है, ये अब ठीक होता हुआ आपको नज़र आएगा और हवाओं का रुख बदलता हुआ नज़र आएगा। ये साल बड़ा अहम है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, लेकिन हालात पाकिस्तान के इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बल्ला पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगा आइटम, सबका लेने को दिल करता है। तमाम सियासी जमातें बारी बारी लेने की कोशिश करती रही। इलेक्शन कमीशन ने तो अंदर ही ले लिया, मतलब लॉक करके इसको अलमारी में रखने की कोशिश की, सर जोड़कर बैठ गए कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से बल्ला लेते हैं। लेकिन लेते हैं, खान फिर खींच लेता है। मुबारक कौम को, अवाम को, ये अवाम की जीत है, यकीन करें उनका हक मिला। ये तहरीक इंसाफ का बल्ला नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम का हक है जिस पर उन्होंने ठप्पा लगाना है। आपने दो मेरे गुज़िश्ता इंटरव्यू देखे होंगे रात, और जिसमें दोनों में रऊफ़ हसन और एतजाज़ हसन ने कहा था बल्ला ज़रूर हमारे पास वापस आएगा। कानूनी नुकात, कोई गैब का इल्म नहीं है ना उस बिल्ला। एतजाज़ हसन साहब ने तो अभी पिछले इंटरव्यू में मेरे साथ यही बात की, तमाम वकला के साथ जो बातचीत, उसके बाद मुझे यकीन था कि ये बल्ले का निशान नहीं छीन सकते। कल इमरान खान ने जो कहा, मुझे उस पर ज़्यादा यकीन है कि बल्ला हर सूरत में तहरीक इंसाफ के पास होगा। खान की सियासत को आप गौर से देखें तो हर बात अल्लाह उसकी सच साबित करता है। उसकी वजह उसका ईमान है अल्लाह पे। जब आप अल्लाह पे ईमान रखें तो जितना मर्जी दरवाज़ा बंद हो खुल ही जाता है। तो इंशाल्लाह ये भी केसेस भी ख़त्म होंगे, सारे मामलात आपके सामने देखेंगे। आप खान को अडयाला जेल से खुद इस्तकबाल करके सलूट मारते हुए लेके जा रहे होंगे। अब बल्ले के गिर्द जो घूमने वाली सियासत, उसे पेशावर हाई कोर्ट के ईमानदार जजों ने रोक लिया। बल्ला छीनने की कोशिश नाकाम की। जस्टिस अरशद अली, जस्टिस एजाज अनवर, इनके नाम तारीख में लिखे जाएंगे। जहां नौरीन का रोना काम नहीं आया। आप सोच सकते हैं कि 16 घंटों में इस वक्त जजेस पर कितना दबाव था। तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट के बाहर, अब एक तरफ नौरीन के दुखड़े थे, रोना, मरीम नवाज की वीडियोस थी, साफ़ियों को प्रोपेगेंडा था, मुंशी इलेक्शन कमीशन की साजिशें थी, इनकी सारी वारदातें थी। इनका आखिरी हाल था और ये इतने मुनाफिकीन है कि इन्होंने रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशान में बल्ला नहीं भेजा हुआ था। आपको पता है ये बहुत सारी चीज़ें अवाम को डिस्करेज करती हैं। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में जो 70 नशिस्तें तकरीबन बनती हैं, ये भी हकीकत में तहरीक इंसाफ बेखर जाती है। लेकिन अल्लाह ने इनका मनसूबा, आपको पता है, हमेशा की तरह ये नाकाम किया। ये आपकी बड़ी जीत है, लेकिन लड़ाई अभी जारी है, याद रखिएगा ये बात। बल्ला पुरअमन अंदाज में फेंटी देगा, सियासी तौर पर चलेगा। जिस तरह ज़रताज गुल को पेशावर के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने इंसाफ दिया, ये ताज़ा हवा के झोंके हैं जो इस बदबूदार निज़ाम में, जिसे काजी फायज़ गटर का निज़ाम कहता है, ये खुशबू के झोंके हैं। ये बल्ले को इस गटर में दोबारा लेने के लिए कल बेताब होंगे। आज पूरी इनकी शुरू हो चुकी हैं इस वक्त मीटिंग्स। पेशावर हाई कोर्ट इमरान खान के नज़रिए को देखें, 9 साल की जद्दोजहद थी, मेहनत थी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तो ये गुल्लू बट घुसाने में कामयाब हो गए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में नाकामी हुई। कौम का फ़ख्र से बुलंद है। ये इंसाफ पर एतमाद अवाम का इन्होंने कायम किया है। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता अवाम और नौजवान इस निज़ाम से नाउमीद और मायूस हो रहे थे। लेकिन जिस तरह वो जिमी कार्टर ने कहा था ना, अमरीकी सदर ने, कि सारी ताकतें हमारे साथ थी ज़मीन की, लेकिन खमीनी के साथ उसका खुदा था। तो इस तरह आज साबित हो गया कि अल्लाह की मदद अवाम को, इंशाल्लाह 8 फरवरी को भी हम ऐसे ही खुशखबरियाँ अवाम को सुना रहे होंगे। ये ताकत के तमाम मराकज़ जो हैं इनके, बरतानिया, अमेरिका इनके साथ है। आप जानते हैं यूरोपीय यूनियन हो, IMF हो, लोकल ये जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट है, अरब दुनिया है, खान के साथ सिर्फ उसका खुदा और 24 करोड़ अवाम मौजूद है।
बैरिस्टर अली जफ़र को जितना क्रेडिट दें कम है, बड़े बेहतरीन अंदाज से केस लड़ा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन और इलेक्शन के मुताबिक हुए, किसी सेक्शन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। जज ने तो यहाँ तक कहा कि ये वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आने दे रही है। हर पार्टी में मोरूसी सियासत है, देख लें आप, हर पार्टी में बाप बेटा चचा भतीजा भांजियाँ बेटियाँ सब। जजेस और वकला को खराज तहसीन में इसलिए पेश कर रहा हूँ। अभी देखिए एक और केस था बलोच तलबा का, उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब के, उसमें वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा के सेक्रेटरी को बयान हल्फी कि आइंदा जबरी गुमशुदगी जहाँ जिस थाने में हुई वहाँ से कोई बंदा निकल आया तो सारे के सारे पुलिस वालों की नौकरियाँ खा जाऊँगा। तो ये जजेस खड़ा होना शुरू हुए, इसीलिए जजेस टारगेट पे भी हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी सबसे बड़ा जज तो सुप्रीम कोर्ट का लेटा हुआ है, वो भी उल्टा, लेकिन हाल वही डिक्टेटर्स वाला। आज अगर आप देखें परवेज़ मुशर्रफ का काजी फायज़ की अदालत में जब इसका केस सुनाई दे रहा था, मैं देख रहा था एक बंदा इसके केस की पैरवी करने, एक बंदा नहीं आया। कितना मुक्के लहराता था, घर वाले उसका केस सुनने नहीं आए, सजा जब उसे दी जा रही थी, क्योंकि ये सब जानते थे एक बदनमा दाग है, कोई अपने माथे पे लगाने को तैयार नहीं। यही हाल होता है डिक्टेटर्स का। इन सबको इस निशाने इबरत इससे सीखना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ के सारे मिलिट्री एजाज़ात भी छीन लिए गए और कौम को ये बात हाईलाइट करनी चाहिए। देखिए काजी फायज़ नो डाउट के एक नफसियाती मरीज़ है जो पुराने गुनाहों पर तोबा करके नए गुनाहों में सहूलतकारी कर रहा है। ये पेशावर हाई कोर्ट ने पहले सजा दी हुई थी मुशर्रफ को, वकार सेठ आपको याद होगा। काजी फायज़ ने तो चंद दिन पहले फौजी अदालतें बहाल की। अब जिस बंदे की पैरवी को कोई आ ही नहीं रहा, उसी को आंखें दिखा रहा जो मौजूद ही नहीं। अब जो मौजूद है उसकी बात करें, मुर्दा यजीद को तो सब गालियां देते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के बड़े बेहतरीन फैसले हैं, यहाँ काजी फायज़ की बदनीति को ना भूलें, पूरी कौम जानती है। अब ये जब बलोचिस्तान हाई कोर्ट में आपको पता है चीफ जस्टिस था, तो उसने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नायली की मुद्दत मुस्तकिल कर दी थी, लेकिन नवाज शरीफ का मामला है तो अपने ही फैसले के खिलाफ फैसला दे दिया और नवाज शरीफ को अहल कर दिया। अब यहाँ तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों के टिकट, उन पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक तरफ लीडरशिप को रोकने के लिए इमरान खान को 122 में से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। खैर वो मामला इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हल होगा। मियाँ वाली में भी रोक रहे हैं सुप्रीम, अभी वो चौधरी परवेज़ इलाही के भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिए पेपर्स। इन्होंने लाहौर में जो किला बनाया हुआ रेत का अपना, अब वो इंतखाबी मुहिम ही नहीं शुरू कर पा रहे। अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद के बहरहाल N120 से जो लड़ने की इजाज़त मिली और रिटर्निंग अफसरान का जो फैसला काला तो बाकी भी तमाम लोगों के हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए, देखिए रिटर्निंग अफसरान पर जुर्माने हों, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। अक्सरियत के कागजात मंजूर हो चुके हैं। सनम जावेद का भी केस लगा है क्योंकि वो मरियम के मुकाबले में लड़ेगी, इसलिए अहम मामला है। टिकट के मराइल पर आपने रऊफ हसन साहब से बड़ी तफसील से बात सुनी होगी। पार्टी के वो बड़ा अहम प्रोग्राम था, अगर आपने नहीं देखा देख लें। तरजीहाती बुनियादों पर किसे टिकट देंगे, जो ज़बरदस्ती पार्टी जिनसे छुड़वाई गई, जिनके केसेस लगे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो खान खुद फैसला करेगा इत्तेहाद किससे साथ करना है, सीट एडजस्टमेंट का मामला किससे होगा, इमरान खान की इजाज़त, सब कुछ होगा। अब इस वक्त हल्के में 10-10, 15-15 उम्मीदवार हैं। यहाँ पर उन लोगों को ज़रा याद कराएं जो कहते हैं तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई, उनके मुँह पर तमांचा है यकीन कर उल्टे हाथ का, जो कहते पार्टी टूट गई जी, पार्टी खत्म होगी जी, वोटर मायूस है, निकल नहीं रहा, टिकट नहीं लेंगे, दूरबीन लेकर ढूंढेंगे। मरियम नवाज ने तो दावे किए थे, फैसल वाडा के दावे उठाए, उसे पूछे बंदा जाके। तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट 2 करोड़ का लेके 4 करोड़ का, 4 करोड़ वाला 8 करोड़ का बेचने को तैयार है। इस वक्त सेक्रेटेरिएट के बाहर जिसके अंदर रश लगी हुई थी, आप अडयाला जेल की तरफ लोग जाना चाहते हैं कि खान साहब को वहां से आवाजें दें, हमें टिकट दे दें। सबसे महंगा टिकट इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ का 10 करोड़ में भी मिलेगा नहीं मिलेगा। और मुस्लिम लीग के जबरदस्ती टिकट दिए जा रहे हैं, इलेक्शन मुहिम पर चलने को तैयार नहीं। और अभी जो एहतजाज करने वाला बंदा जिसे मीडिया ने बड़ी कवरेज की, वो भी इनका ANP का सऊद शाह निकला है। अंदाजा करें, थोड़े बहुत मसाइल हैं टिकट्स पे। अभी 9 मई के हवाले से जो तफ्तीश उन्होंने शुरू की कि जी इमरान खान को पूछते हैं आप कहाँ थे, इमरान खान ने कहा मैं तो आपकी कैद में था। साजिश आपने की, किसने की? इमरान खान, ये तो आपको पता होगा, आपने बनाई है सारी प्रोग्राम, तो प्रोग्राम वो भी बढ़ गया। लोग यहाँ पे एक बात करते हैं कि जी जो कुछ हो रहा है 9 मई के बाद हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। अब इनका जो बयानिया जी शरपसंद है, इलेक्शन ना लड़ने दें, सियासत बदली 9 मई के, ये गलत बात है बिल्कुल। जो लोग कहते हैं 9 मई के बाद बदला, सब कुछ इन्होंने बदलाव किया, ये गलत है। आप अरशद शरीफ की शहादत देख लें, 9 मई से पहले थी। आजम स्वाति की, शहबाज गिल की, जिले शाह की, इमरान खान को गोलियां, इमरान खान के घर पर हमले, सब कुछ 9 मई से पहले हुआ था। बल्कि आप याद करें 9 मई से पहले ही इन्होंने पंजाब और पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात कैंसिल कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से 9 मई से पहले इनकार हो चुका था। ये सारी वारदात बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। 9 मई तो बस इन्होंने, आपको पता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाना। अब जो बयानिया सुहेल बड़ाइच का, इमरान खान, गरीदा फारूकी, शायद पकड़े तो सारे गए हैं, इंसार अब्बासी की तरह बना रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं। सुहेल बड़ाइच कहता है इमरान खान को गलतियों का हिसाब लें, झूठ बोलता है ये शख्स। सुहेल बड़ाइच झूठा है। ये जो गलतियां खान ने की, उसने कौम से माफ़ी मांगी, रेफरेंडम मुशर्रफ की हमायत की, बाद में खान ने माफ़ी मांगी, काजी फायज़ के रेफरेंस पर खान ने कहा, बाजवा ने भेजा था। और ये जिसे यू टर्न कहते हैं, खान तो अपनी गलतियां कोताहियां इंसान होने के नाते मानता रहा, लेकिन क्या ये लोग अपनी गलतियां मानेंगे? काजी फायज़ अपनी गलती मानेगा? ये ताकतवर लोग अपनी गलतियां मानेंगे? इन्हें टाइम ही नहीं मिलेगा मुशर्रफ की तरह। नवाज शरीफ को हटाने की वजह से कहते हैं जी मईशत का जवाल आया, सुहेल बड़ाइच, ये भी सबसे बड़ा झूठ
खान की हुकूमत आई, खजाना खाली था उस वक्त, पाकिस्तान तबाही के दहाने पर था। खान की हुकूमत 17 साल के इक़्तिदार में वाहिद हुकूमत थी जिसमें तरक्की हुई, बाकी तो डॉलर माल लेते रहे बाहर से। आपने अगर आसान हल देखना है, मेरी बात का यकीन नहीं करते तो इमरान खान के इक़्तिदार में उसके असासे देख लें, वो ज़मीनें जायदादें बेच के गुजारा करता रहा लेकिन मुल्क तरक्की करता रहा। दूसरी नवाज शरीफ और जरदारी का इक़्तिदार में आए, लोहार से लोहे की फैक्ट्रियों के मालिक बन गए, पाकिस्तान की स्टील मिल कंगाल होगी, पाकिस्तान बिल्कुल जा ज़मीन से लगा। खान के दौर में 10 उभरती मीशत में पाकिस्तान, इनके दौर में दिवालिया क्यों? ज़रा देखें आप वो सारे मामला। अब ये इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान माइनस करने, लेकिन खान को लग गई है ज़रबें, ज़रब लग चुके हैं, मल्टीप्लिकेशंस। इन्होंने बड़ी कोशिश की अवाम को बददिल करने की। सोहेल वड़ाई तो कल रात तक कह रहा है इन्हें सबसे बड़ा खतरा है कि अवाम अगर इमरान खान के जो शहरी वोटर निकले तो क्या होगा। मैं अभी बताता हूँ क्या होगा। 90% इमरान खान तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में जीत जाएगी। इसीलिए इलेक्शन मुलतवी एमरजेंसी की जो अहम शख्सियात पर, दहशतगर्दी के वाक़यात जैसे फजल रहमान पर, मोहसिन दावड़ पर इन्होंने कोशिश की। अब ये जो फजल रहमान का अफगानिस्तान का दौरा था, इसकी मैं वजह बताता हूँ। ये बेनकाब हो गया, वो बुरी तरह नाकाम दौरा। ये चाहते थे इलेक्शन को मुलतवी करके 3 साल का इक़्तिदार ले लें, उसमें इजाफा कर लें, 1 साल एक्सटेंशन ले लें, बाकी उसमें इजाफा कर लें, 3 से फिर 6 ले जाएं, एक दफ़ा बढ़ गया तो। इन तमाम वाक़यात को अफगानिस्तान से जाके जोड़ दें। फजल रहमान अपने दौरे में जाके ये कहने लगा जो करना है आपने कर लें, मुझे सिर्फ कंपेन चलाने दें, मेरे इलेक्शन पर हमला ना करें। मतलब अब ये अगर मामला हुआ तो ये फिर इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर से ही हो रहा है। इलेक्ट कौन करवा रहा है वो भी आप जानते हैं। अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा इलेक्शन मुलतवी के ईस्ट इंडिया कंपनी को था, जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान को था। ये लोग अगर मुलतवी 1 साल के लिए करवाएं, और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट फजल रहमान मांग रहा था कि इस शर्त तो मुझे दे दें, इलेक्शन आप मुलतवी करवा दें, लेकिन ये बदकिस्मती कि अफगान हुकूमत इमरान खान के साथ जुड़ी है। इसीलिए इन्होंने अफगान मुहाजिरीन भेजने का सिलसिला शुरू किया कि जिनकी मीशत तबाह करेंगे, उनकी तरक्की रोकेंगे, वो गुस्से में तंग आके रिटेलिएशन करेंगे, पाकिस्तान से जंग करेंगे। लेकिन वहाँ चीन ने उनके मामला ठीक कर दिया, भेजो जितने मर्जी मुहाजिरीन, हम यहाँ सेटल कर लेंगे। तो ये वारदात ख़त्म होगी। यहाँ से उन्होंने लड़ के जंग डॉलर इकट्ठे करने थे, वो नाकाम हो गए। अब जो बहीरा अहमर में यमन के साथ मामलात है, वहाँ पे भी यही वारदात है कि कुछ माल मिल जाए। पाकिस्तान में ईरान मुखालिफ मसलक के रहनुमा को रास्ते से इन्होंने हटा के फिरका वाराना फसाद की पूरी कोशिश की कि यहाँ से फिर डॉलर कमाएंगे, क्योंकि अमेरिका के ईरान के साथ ताल्लुकात खरा, लेकिन यहाँ ये मामला भी नाकाम। अब इसीलिए हवाओं का रुख आपको क्यों देखें, कनाडा की पार्लियामेंट ने अभी जो बड़ा बयान दिया, अभी आपको मजीद बयानात भी आते हुए नजर आएंगे। ये दुनिया हालात समझती है। ये 2024 बड़ा अहम साल है, इसमें 2 अरब लोग इलेक्शन में जा रहे हैं। अमेरिका में, बरतानिया में, इंडिया में अपने इलेक्शन है साल, तो हवाओं का रुख लाजमी बदलेगा। अभी आप देख रहे हैं बड़ी अहम खबर जो ब्लूमबर्ग के हवाले से, G7 के ताकतवर ममालिक की खुफिया मीटिंग, ये 16 दिसंबर को पहले सऊदी अरब में मिल चुके हैं, और इस मीटिंग में चीन को नहीं बुलाया, रूस को नहीं बुलाया गया, और चीन ने शिरकत नहीं की एहतजाज में। अब इसमें उन्होंने खुलकर बड़े प्लान और मंसूबे बता दिए कि अब रूस के साथ मामला तय करने हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से तकरीबन कोई कामयाबी नहीं मिल रही। और यूरोपीय यूनियन और ये जो ममालिक है यूक्रेन को पैसे दे दे के थक गए हैं हथियारों की मदद से। अब ये जो बेल आउट पैकेज देने पीछे हट रहे हैं उससे। फिर मिडल ईस्ट का तनाज़ा अलग खड़ा हो चुका है इस वक्त। अब ये लोग रूस से बराह रास्त बात करने को तैयार हैं। इन तमाम कोशिशों को रूस लेकिन तस्लीम करने में भी तैयार नहीं, उसका पलड़ा भारी है। अब सऊदी अरब, हिंदुस्तान और तुर्की ने हमायत की, अरब अमारात, ब्राज़ील और चाइना इसमें शिरकत नहीं कर रहे। लेकिन G7 के लोग प्यूटन की ज़िद के आगे अब ये फार्मूला बनाया जा रहा है। अब जो अगली बड़ी मीटिंग अगले हफ्ते हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्ज़रलैंड में, उसमें 100 से ज़्यादा ममालिक हैं। और यहाँ पर आपको देखेंगे साल के ख़त्म होने तक बहुत सारे मामला ठीक होंगे। ये मामला पाकिस्तान से बराह रास्त जुड़ा हुआ, हथियारों की फराहमी सबसे बड़ा मसला था। जो इन्हें पता है कि खान हुकूमत में आया तो नहीं करेगा, खान उनकी मदद नहीं करेगा, जिस तरह आपको पता है अब हो रही है। इमरान खान ने तो वाज़ेह मौक़िफ़ बनाया था कि हम किसी जंग में किसी की प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम सिर्फ अमन के लिए बात करेंगे। लेकिन बाजवा ने इसीलिए हटाया और फिर खुल के मदद की, वो आपके सामने अभी तक सिलसिला जारी। इसी तरह यमन के खिलाफ भी इमरान खान किसी इत्तेहाद में बनने पर राज़ी नहीं होगा, ना ही फ़लस्तीन इसराइल के मामले पर उनकी कोई मदद करेगा। अब ये वो मामलात है जिन्हें आप गौर से देखें तो इस वक्त अमेरिका में देखें जो बाइडन बहुत बूढ़ा हो चुका है, भूल चुका है, चीज़ों में अक्सर गिर जाता है। और अमेरिकी ये काम जानती है कि ये फैसले ये नहीं करता, फैसले सारे नायब सदर कमला हैरिस, हिंदुस्तानी निजाद। बरतानिया में वज़ीर आज़म कौन है? ऋषि सोनक, वो कौन है? बरतानवी निजाद। अब आप अमेरिका और बरतानिया की मुलाकातें नवाज शरीफ के साथ कल रात को देख लें। मैंने तो रऊफ हसन साहब से पूछा था कि भाई आपको तहरीक इंसाफ के लोगों को क्यों नहीं मिल रहे लोग, तो उसका जवाब तो उनका बड़ा डिप्लोमेट, लेकिन हकीकत यही है कि इन लोगों को पता है कि खान का मौक़िफ़ 2 टोक सीधा पाकिस्तान के लिए बस, जबकि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ जो करवाना है करवा लो उनसे। नवाज शरीफ को लाने की ये आखिरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर नुकसान, इनकी नाकामी सिर्फ ये है कि मामला सिर्फ अवाम के हाथ में आ गया।
अब जस्टिस मुजाहिर का मामला, उसके बाद एजाजुल हसन साहब की बारी है। आज तो सुप्रीम कोर्ट एक बड़े अच्छे जज से महरूम हुई। वैसे जज साहब को छोड़ना नहीं था, मुजाहिर नकवी साहब को ये, लेकिन क्या करेगा, हर कोई शौकत खानम का बेटा तो हो नहीं सकता। पहाड़ जैसी मुश्किलात और हौसला और अज़म उससे भी बड़ा। तो जुडिशल कौंसिल में इन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया। इनके पास नवाज शरीफ के केसेस आने थे, इन्हें बड़ी सख्त तकलीफ थी। अब जज ने जो मुजाहिर नकवी ने अपना जवाब जमा कराया, एजाजुल हक भी अभी तक, एजाजुल हसन भी अब तक खड़ा है इस पर। देखिए उन्होंने कहा जुडिशल कौंसिल तो कार्रवाई कर नहीं सकती। ये तमाम अहकाम जो है सुप्रीम कौंसिल के प्रोसिक्यूटर को जिस तरह लगाया गया, जो कि बार कौंसिल का चेयरमैन है, एक सियासी पीडीएम की हुकूमत की दरख्वास्त दायर, और बार कौंसिल का ये चेयरमैन 21 फरवरी को शहबाज शरीफ से मुलाकात करता है। मुजाहिर नकवी को नोटिस देने से पहले ये लोग गवाहान बुला लेते हैं, और इल्ज़ाम उन्होंने रखा केस 3 साल पुराना गुलाम महमूद डोगर का। अब इस पे मुजाहिर नकवी ने कोई रिलीफ भी नहीं दिया हुआ। इनके कैंट पार्क, जॉन्स पार्क में जो घर थे वो गोशवारों में लगे हुए हैं। अब ये अपने बच्चों का जिम्मेदार, 2 वकील इसके बेटे हैं, दोनों कामयाब हैं। ये कहते हैं जी अब इनके जिम्मेदार आप हैं, लेकिन काजी फायस और नवाज शरीफ अपने बच्चों के जिम्मेदार नहीं है। इस्लामाबाद के प्लॉट, गुजरांवाला का प्लाजा है, वो सारे इसके बच्चों की कमाई है। 2017 से वो काम और गोशवारों में डिक्लेयर है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुजाहिर नकवी के पीछे मरियम नवाज जलसों में नाम लेती थी। एजाजुल हसन के पीछे मरियम नवाज लगे कि इनको हटाना है हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट से। तो ये सारा मामला है इनका। बाकी एक दफ़ा फिर मुबारक हो, अगले इंशाल्लाह वीलॉग में मज़ीद तफसील से बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। बहरहाल जंग थोड़ी लंबी है, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।